वो कटते हैं, बेसिक ज्यादा होगी ना तो उसमें ज्यादा कटेंगे, यानी आपको बहुत लेट पैसा मिलेगा, जब आप रिटायर्ड होंगे तब मिलेगा। बीच में ग्रेचुइटी के लिए इन्होंने डाल रखा साल भर के लिए, वो इसलिए डाल रखा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय कुछ भर्ती करना चाह रहे हैं ये लोग, तो फिक्स टर्म वालों के लिए ये हो भाई तुम्हें 3 साल के लिए रखा तो चले 1 साल की ग्रेचुइटी लेकर घर चला जा। तो पीएफ वगैरह का इस तरीके से इन्होंने पैसे का, मजदूर के पैसे का कब्जा भी इस लाइन पे रखा कि तुम यहाँ जमा करा दो, और जमा कराने पीएफ और ईएसआई में जमा करा दो। जमा कराने के बाद में इन्होंने ये सोचा कि भाई 25% आपको हमारे रखना ही पड़ेगा, ये और इसके अंदर डाल दिया। तो ये मोटा सा बात ये है कि भाई ये वेज जो है ये इस तरीके से इन्होंने कर दिया, कंट्रोल्ड वे में कर दिया वेज को कर दिया। कोई आपकी बेसिक पे जो है 50% ज्यादा नहीं होगी, बेसिक को बढ़ा दो, बेसिक के ऊपर परसेंटेज 12-12.5% जो है इंडस्ट्री देगी, 12.5 आपके भी होंगे, 25% जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद में फिर बैलेंस इन हैंड 25%, यानी आपके घर तनख्वाह कम चलेगी, आपको लगेगा पैसा जमा हो रहा है। तो बात यूनियन वगैरह ये उठा रही है कि भाई डॉलर के मामले में, महंगाई के मामले में हमारे पैसे आज मान लो आप 100 रुपए काट रहे हो तो 10 साल 20 साल बाद में उसकी क्या वैल्यू रह जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब सरकार है, सरकार तो सरकार होती है, उन्होंने कानून बना दिया और कानून के हिसाब से ये लोग जो है हो गया। तो अब मुद्दे की बात ये हो रही है कि भाई हम लोग जो हैं इस वेज के मामले में क्या कर सकते हैं। तो वेज के मामले में करने की इन्होंने जो एक अड़ा दी विशेष बात, एक डाल दिया फेयर वेज के नाम से, फ्लोर वेज के नाम से, यानी इससे नीचे तो आप कहीं किसी को देंगे नहीं। फ्लोर वेज के जब डेटा देखे गए तो 178 दूसरा वेज के मामले में बेसिक से ऊपर नहीं होना, नहीं ये जो है फ्लोर वेज होना। फ्लोर के बाद में इन्होंने डाल दिया इनके ऊपर कि आप ऐसा करिए कि लेकर के आप 25% हमारे यहाँ जमा करा दो, और इसके ऊपर राज्यों को कह दिया कि आप बनाओ मिनिमम वेज के ऊपर। तो केरला में 800 रुपए है, कहीं 150 रुपए है, कहीं 200 है, कहीं 300 है, कहीं 400 है, इस तरह से स्टेट वाइज इन्होंने कर दिया। तो यूनियन वगैरह ने कहा भाई आप 5 जोन में बांट दो, इस तरह से कर दो, लेकिन इन्होंने किया नहीं। और ये कागजी हमने लगा दिया ना पूरे हिंदुस्तान में फ्लोर वेज से नीचा नहीं होगा। तो वेज के मामले में मोटा मोटा सा ये था। फिर एक वेज के मामले में आया कि इन्होंने एक सुपरवाइजरी रेंज बनाई कि सुपरविजन वालों को कुछ अलग ये ढांचा रहेगा, वो लेबर में काउंट नहीं होंगे। लेबर होती है, सुपरवाइजर होता है, तो उनको अलग कर दिया। अब सुपरवाइजर के ऊपर अलग तरह के कानून लग गए, तो वो कुछ जो है मैंने तो 18,000 का पढ़ा था, लेकिन कल मीटिंग में 21,000 की बात कर रहे थे। यानी 21,000 से ऊपर के जो भी कर्मचारी या जो भी उसको लेबर कहें या सुपरवाइजर कहें, वो लोग इससे बाहर हो गए, इस कोड की धाराओं से जो है उनको रूल के अंदर बाहर हो गए, तो उनको बाहर निकाल दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबर के अंदर इन्होंने क्या किया कि अपॉइंटमेंट का एक लेटर का फंडा डाला कि हर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है अपॉइंटमेंट लेटर देगा इनको। अपॉइंटमेंट लेटर देने से कौन सी तीर मार लेंगे, अपॉइंटमेंट दे दिया, मान लो आपने एक लेटर दे दिया, वो पट्टा लेके घूमो। यदि फिक्स टर्म का है तो वो थोड़ा सा कह देगा भाई मेरे को 3 साल के लिए आपने लगाया तो इसमें आप इस तरीके से करो। क्योंकि अपॉइंटमेंट वाला इन्होंने जो गिग वर्कर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले जो हैं, वो उन लोगों को इन्होंने सोचा कि भाई इनको ले लेते हैं। तो गिग वर्कर को संख्या गिनाने में संसद में, और बड़ी कंपनियों को थोड़ा कंट्रोल में रहिए, जो हैं ओला उबेर ये जोमेटो वगैरह ये सारे रहे, तो उनको भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा। इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर का सिर्फ इतना सा ही है कि उनको दे दो। फिक्स टर्म वाले के लिए थोड़ी सी है कि भाई मेरे पास अपॉइंटमेंट दिया है तो 3 साल तो रख, 3 के बाद में तेरी मर्जी आए तो रख, इतना तो मैं रहूंगा। अग्निवीर की तरह एक ये डाल दिया। अब ये वेज के मामले में एक जो कोड है, मोटा मोटा से ये 3-4 इसके अंदर आइडिया दिए कि भाई ये आपकी तनख्वाह का होगा, ये आपके फ्लोर वेज होगा,
ये आपकी फिक्स टर्म की नौकरी होगी या इस तरीके से करने के बाद में। दूसरा कोड इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन का डाला। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये होता है कि भाई कर्मचारी वो जो लेबर है उसका और इंडस्ट्री या फैक्ट्री के साथ क्या रिलेशन रहेगा। रिलेशन में ये है कि यदि वो सोशल सिक्योरिटी में कहीं करे तो क्या हड़ताल का क्या तरीका रहेगा, और कोई वो काम करे कि भाई चलो हमारी यूनियन की क्या महत्व रहेगा और हम कैसे यूनियन बन पाएंगे, उसकी बात भी कह दी यहाँ पे कोड के अंदर। तो हड़ताल का वगैरह के सिवाय जो व्यवस्था है हायर एंड फायर का कि हम कब आपको हटा पाएंगे क्या नहीं करा पाएंगे, तो पहले 100 का था जिसकी जगह 300 तक का कह दिया कि भाई 300 से नीचे उनको आप कभी चिमटी बजाओ और रवाना कर दो कि चलो घर चले जाओ, आप हड़ताल वड़ताल के माथा पौड़ी सिर चाट रहे हो हमारा, इसलिए तुम घर चले जाओ। तो ये भी एक उसमें डाल दिया। अब ये डालने के बाद में यहाँ इनको इंडस्ट्रियल रिलेशन में लेबर को कुछ पावर था। कई कई जगह तो मैनेजमेंट में भी थोड़ी बहुत रखने की थी, कई ऐसे कंपनीज थी जिसमें मैनेजमेंट में भी इनकी थोड़ी बहुत लेबर की टांग होती, लेकिन यूनियन की टांग होती है ट्रेड यूनियन की। अब ट्रेड यूनियन में इन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा खड़ा किया। धोखा खड़ा किया कि पहली बात तो 7 के ऊपर यूनियन बनती थी, जिसको कहा 10 आदमी हो तो आप यूनियन बना पाओगे, 10 से नीचे यूनियन नहीं होती। यूनियन आप झंडे लेके रवाना हो जाओ। चलो जी 10 आदमियों ने यूनियन बना दी। यूनियन बनाने के बाद में उन्होंने कह दिया जितने आपके है वो मेंबर देते हो आपको उसका 10% आपको राउंड दी क्लॉक 24/7 आपके पास रहना चाहिए। तो 24/7 में क्या है, आपने 50 आदमी मान लो, मिनिमम 10 है लेकिन आपने 50 आदमियों को इकट्ठा करके एक यूनियन बनाई। यूनियन बनाने के बाद में आपने सोचा कि चलो भाई हम बार्गेन करेंगे, सेठ जी को कहेंगे हमारी तनख्वाह में दूसरे में सुविधा में कोई बात कहेंगे, हमारे फेर रहे हमारे किस तरह से सुविधाएं हो, किस इस बात को यदि हम करेंगे जिसमें सोशल सिक्योरिटी है दूसरे कर दिया कि भाई तुम यदि एक भी आदमी कम हो गया, इसके जो 10% मेंबर्स आपके हैं, एक भी आदमी कम हो गया तो हम आपको बार्गेनिंग के लिए बुलाएंगे ही नहीं। यानी किसी आदमी की वैल्यू खत्म करते हैं ना कि भाई तुम्हें क्या पूछें, तो सबसे छोटा या तेरी क्या है या मजदूर क्या। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि यूनियन का ढांचा कोलैप्स किया। वो विशेष तौर से ये जो वामपंथी यूनियन थी इनके अंदर इन्होंने भारतीय मजदूर संघ की एक दखल डाल करके ये कहा कि इनके मेंबर्स को आप कबाड़ो और अपनी संख्या को बढ़ा के करो। यानी 51% यूनियन के कुल जो काम कर रहे हैं वहां लोग उसके 51% होंगे तो हम आपसे बात करेंगे, वरना बात ही नहीं करते। अब आपने कोई 10-20 लोगों को लेके झंडे लेके चले गए तो कोई आपकी वैल्यू नहीं है, आपको डंडे ठोक के भगा दिया जाएगा। इन सारी परिस्थितियों को यदि हम देखें, यानी यूनियन का बार्गेनिंग पावर शून्य करना, और बार्गेनिंग पावर शून्य करने के लिए एक क्लोज डालना, क्लोज के अंदर डालना कि इतने नहीं रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा। रजिस्ट्रेशन की कई शर्तें हैं जिसमें पहली बात तो हो ही नहीं रजिस्ट्रेशन नए रूप में। अब रजिस्टर्ड है उनमें से ये कबाड़ कबाड़ करके यदि मेंबर हो गए, क्योंकि ये एमएलए एमपी खरीदे जा रहे हैं तो लेबर तो इधर चली जाएगी, भाई किसकी चलेगी किनकी चलेगी। तो लेबर उनके पास चली गई 100 आदमी या 300 आदमी मान लो है, तो 300 में से 51% के 150 आदमी एक यूनियन के पास में है, 160 है तो वो यूनियन जाएगी बार्गेनिंग करेगी, वही बात करेगी। क्योंकि अभी शासन बीजेपी का है, इस स्थिति में भारतीय मजदूर संघ का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि ये लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। बाकी यूनियन इधर बिल्कुल एंटी है, कह रही है कि नहीं तुम्हारा हमारे साथ में इसमें जो मैंने कुछ कमियां बताई ये और कई कमियां बताते हैं कि देखो इसमें तुम ये हमारे साथ धोखा कर रहे हो, ये हमें नहीं कर रहे हो। करते करते इन्होंने जड़ से ही काट दिया उस यूनियन को कि तुम्हारी औकात ही नहीं है भाई, तुम जो है ना उस लेवल के ही नहीं हो हमारे से बात करने इस कोड के अनुसार। तो वो तो बाहर ही हो गए। बाहर हो गए तो आपको क्या करें, अरेस्ट करके जेल में डाल के मुकदमा लगा के हटा दो। हटाने का पावर भी अच्छा खासा सा दे रखा है, तो नेतागिरी करते ही आपको ऑड मैन आउट। अब मतलब ये है कि बार्गेनिंग के लिए भारतीय मजदूर संघ, इधर बीजेपी की गवर्नमेंट, उस स्थिति में बार्गेनिंग पावर का जो है लगभग शून्य है। इनके भी नखेल डालने के अंदर इन्होंने कहा कि भाई आप पहले हमें 14 दिन का नोटिस देंगे, आप और हम बैठ के कुछ बात करेंगे, क्या आपके हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करने के बाद में आपको 60 दिन पहले कहीं नहीं जाना। बात करने के लिए भी इन्होंने कुछ ऐसी शर्तें और इस तरीके के
डाल दिए कि भाई ये होगा तो होगा, क्योंकि ये 12 घंटे 18 घंटे 8 घंटे वाली जो कहानी चली, इसमें इन्होंने कहा यार 8 घंटे से 12 घंटे तो इन्होंने दिन आप ओवर टाइम भी करा लोगे और उसको बहुत ज्यादा यूज भी कर लोगे, शोषण भी कर लोगे, लेकिन एक्ट तो एक्ट होता है, कानून तो कानून होता है, कोड कोड होता है, तो इन्होंने इसको कर लिया। अब मुद्दा ये बनता है कि इंडस्ट्री और आपके रिलेशनशिप को इन्होंने, आपके पावर्स को, बार्गेनिंग पावर होता था मजदूरों के पास में, उसको लगभग शून्य करते हुए एक यूनियन को, या समझो जिनके 51% है तो एक ही होगी लगभग, बाकी तो वो सड़ जाएंगे, 51 से नीचे होंगे तो बहुमत का जिसका है वो ही हमारे से बात करेंगे। तो उस स्थिति पे इनको 60 दिन तो काम करना ही करना पड़ेगा, 14 दिन तक इनको टलाए रखेंगे, इनके बीच में बात करने के लिए भी इनके और इनके कर्म बैठते रहेंगे और ये मरता रहेगा। इसके साथ में इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर लेबर का भी साथ का पैरेलल ढांचा खड़ा कर रखा है, फिक्स टर्म का भी कर रखा है। तो ये दो कोड लगभग ये बातें कह रहे हैं, आपकी बार्गेनिंग पावर शून्य होगी तो ईज ऑफ जो वर्किंग का है। अब बार्गेनिंग पावर के दूसरे जो सोशल सिक्योरिटी और ओएसएच है, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, ओएसएच नाम से कहलाता है ये, इसको शॉर्ट में ज्यादातर यही कहते हैं, ओएसएच के नाम से आप टाइप करोगे मिल जाएगा आपको पूरा। और एक सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ के मामले में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ऑक्यूपेशन की सेफ्टी और हेल्थ के मामले में जो अपीलेंस इनको देने चाहिए थे, क्यों मैं भी अक्सर देखता रहता हूँ कि भाई सेफ्टी के लिए आपको कौन कौन से अपीलेंस होने चाहिए, किस तरीके का, तो एसओपी है इनकी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो है उसमें, तो वहां ये, क्यों वहां तो सेफ्टी आप किसी को कराना चाह रहे हो तो हेलमेट भी दो, वो भी दो, तो वो सारे, जैसे अभी मैं जो है भारत पेट्रोलियम का छोटा सा उदाहरण दे दूं कि जब ड्राइवर गाड़ी लेके आता है तो उसको हेलमेट भी मालिक को देना पड़ता है, यहाँ कंपनी का है तो भी हेलमेट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये अजीब तरह से है भाई, आप देते रहो, इनकी निशिंडी भी आप दे दो, सामान भी आप दे दो, प्लास भी आप दे दो, पाने भी आप दे दो, परचेजिंग वर्चेजिंग का कोई फंडा है ऐसा कुछ उसमें है नहीं कानून में। अब सेफ्टी कोई करेगा तो किस तरीके से करेगा। अब रहा हेल्थ का, तो हेल्थ का तो वो इन जनरल है, और हेल्थ के मामले में स्थिति ये है कि लेबर की हेल्थ के अंदर जो ये रेत में काम कर रहे हैं, इनके अंदर जो माइनिंग का बजट है उसको ये डाइवर्ट कर देंगे। जो माइनिंग में काम करते हैं, सांस के साथ में जो चला जाता है, उसके लिए अलग से बना हुआ है इनका कुछ नाम, ऐसा सिस्टिक रोग है, कुछ फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसके लिए फलन वो दिशा मीटिंग में आप दे दो, इस तरीके से। तो कुल मिला के भारत की जो सोशल सिक्योरिटी है उसको उसके साथ अटैच कर दो, भारत की जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी इनको देने की है वो उनको अटैच कर दो, और एपरेटस कुछ नहीं देना भाई, आप ऐसे जूते, ऐसे बूट या ऐसा ऐसा है नहीं कहीं भी, किसी भी अपने माइनिंग और बिजली दो अपने आप में टिपिकल है, तो ये खुद ही अपना लेबर ला रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं उसका, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है। तो मोटा मोटा सा ये है कि इन कानूनों के अंदर तो आप भी पढ़ सकते हो, और मोटा मोटा मैंने आपको ये कहानी बताई कि भाई ये स्थिति है। अब मैं
एक वीडियो देख रहा था, घनश्याम जी को भेजा, घनश्याम जी को मैंने कहा जी आप इसमें देखो कि ये जो बात कही है इस बंदे ने नेहरू और इंदिरा के एरा से लेकर के और अभी जो मोदी का एरा आया है उसके अंदर लेकर के यूनिवर्सली और ग्लोबली सोचते हुए रशिया और अमेरिका और दूसरे देशों का सिस्टम जो है उसके अंदर किस तरीके से ये कई लोग अपने आप में सोचते हैं वो आइडिया और हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हम एक्शन प्लान में विश्वास करते हैं। हमारे साथी हैं मजदूर, पहले इन्होंने किसानों को भगाया, अब मजदूरों को भगाया हुआ ही है, लेकिन वो कोई ऐसा वजूद ही खत्म कर दिया। इनफैक्ट यही है कि कोई ऐसी कहानी रही नहीं, किसान की भी नहीं रही, मजदूर की भी नहीं रही। देश का ढांचा क्या होगा, कैसे होगा, इस पे चिंतन करने के लिए घनश्याम जी और फिर मैं रूपचंद जी को टच करूंगा। तो घनश्याम जी आप 5-7 मिनट में अपनी बात को समअप करते हुए लें, ताकि रूपचंद जी उसमें कोई और इनपुट होगा तो होगा, फिर हम एक दिशा के बारे में सोचेंगे कि आखिर ये ढांचा बना क्या है। भाई कानून बनाना लागू हो जाएगा, इसमें कोई हम ज्यादा पढ़े हैं तो कोई ज्यादा है नहीं, हड़ताल करें तो भी कोई हड़ताल का पावर ही खत्म कर लेंगे तो क्या मतलब है। 21 तारीख से लागू हो गया ये, तो आप यूनियन ही नहीं है, क्या सड़कों पे आप डंडे चलाओगे, क्या करोगे, आप खाओगे और जेल जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो घनश्याम जी आप अपना चिंतन रखिए। हनुमान जी देखो, ये जो वीडियो भेजा था आपने वो मैंने पूरा सुन लिया, तो वीडियो के संदर्भ में ही बोल लेता हूँ। हालांकि बाकी जो साथी ये वीडियो सुना या नहीं सुना, सार वैसे आपने बता दिया कि नए जो श्रम कानून बने हैं, तो वीडियो में तो कह रहा कि इसी से जो कृषि इसका जो उद्योगों का जो संकट है ना, वो सारे ये नए श्रम कानून से हल हो जाएगा। और वो कारण पुराने जो कानून थे ना, जो इंदिरा गांधी और नेहरू के समय के, और कुछ वो औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश के टाइम के, उनको वो रेस्पॉन्सिबल माना है, और उससे सारा संकट हो गया उद्योगों का। और अब ये हल, तो एक्चुअल में जो उसने जो देखा है ना, जो भी वीडियो वाले ने, तो उसमें मैंने एक तो वो बिल्कुल एक तरफा है, मतलब सिर्फ श्रम कानून चेंज करने से उद्योग ठीक हो जाएगा, प्रगति हो जाएगी, वो एक तरफा ही है मामला। इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये जो उद्योगपति भी दो तरीके के हो गए पिछले, मतलब एक उद्योगपति जिनका पॉलिटिकल पर्सन से इनका जो गठजोड़ बन गया, तो इससे जो वास्तविक जो अर्थव्यवस्था थी ना उद्योग की, वो भारी तौर पर डिस्टर्ब हुई। जैसे ये छोटे पैमाने पर तो वायदा कारोबारी कहते हैं हनुमान जी। ये वायदा कारोबारी क्या होते हैं कि जिनके पास न तो पैसा है, न कच्चा माल है, न तकनीक है, वो सिर्फ हवा में ही उद्योगपति बन जाते हैं। छोटे लेवल पर ये करते हैं, विपणन में भी कर लेते हैं, उत्पादन और इनमें वो हस्तक्षेप कर लेते हैं। बड़े लेवल पर यूं कहो ना कि जैसे शेयर बाजार को इस्तेमाल करते हैं आभासी तरीके से, अवास्तविक तरीके से, जैसे लोन ले लिया अपने प्रभाव से और शेयर को अप डाउन कर देते हैं, और उसका प्रॉफिट लेके और शेयर जो लोन लिया है बीमा कंपनियों का जो पैसा वापस दे देते हैं। तो जो रियल में जो उद्योगपति था ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये इस पर अपन डिटेल लंबी नहीं है, 5 मिनट में तो इतना ही बता सकते हैं। तो उसको इन्होंने, जिसने वीडियो बनाया ना, जो भी अच्छे हैं, ज्ञाता है, अच्छा इन्होंने एनालिसिस किया दुनिया का, यूरोप का, रूस का, भारत का, उस पर अपन नहीं जाते, लेकिन ये साइड उनकी मिस है। दूसरी बात है, ये जो उत्पादन, वितरण, उपभोग, ये सारा जो है ना, ये पूरा ग्लोबल हो गया। इन्होंने सिर्फ भारत को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने बात की है, उसका साइड वो मिस कर रहे हैं। तीसरी बात ये जो सोशल सिक्योरिटी की, तो वो तो पूरे वर्ल्ड में भी चल रही है, ये भी चल रही है। इसमें जो कंसेप्ट है ना सोशल सिक्योरिटी को, एक तो मनी के फॉर्म में देखा जा रहा है सबसे ज्यादा, कि पैसा दे दो और सिक्योरिटी हो जाएगी। फिर पैसा की परिभाषा भी वो फ्लोर कार, मिनिमम वेज और सारा गड़बड़ जाला है। रियल में सोशल सिक्योरिटी में एक तो इसकी परिभाषा में, सोशल सिक्योरिटी में तो हवा, पानी, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो, चाहे नौकरी वाला हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, पढ़ा लिखा हो,
ऐसा कोई मिनिमम वो फ्लोर वेज है ना, ये बननी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में शुद्ध हवा, पानी, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, एवरेज जो है ना, ये सबको मिले। इसकी ड्यूटी एक्चुअल में क्या कर रखी है, अभी गवर्नमेंट ने वहां से हाथ खींचा हुआ उसका। ये काम सार्वजनिक प्रबंध, जो भी गवर्नमेंट बने सार्वजनिक, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, धार्मिक हो, कैसी भी हो, तानाशाही हो, पर ये तो मिनिमम होनी चाहिए। फ्लोर का मतलब ये सोशल सिक्योरिटी का साइड। तो ये सोशल सिक्योरिटी उसमें पैसे में ही देखते हैं, और उसमें वो चालाकी कर ही लेते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट दे दे, कुछ एम्प्लॉयर का भी पैसा कटे, वो आपका सोशल सिक्योरिटी होगी, वो सो है नहीं। जबकि बीमार पड़ गया और वो कोई व्यवस्था नहीं, ये कहते हैं इस कानून से पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तीसरी बात, जो भारत की जो रियल स्थिति है ना, जो इसका जो भूगोल है कि ऊपर हिमालय है, नीचे समुद्र है, और पूरा जो इसका पर्यावरण, जलवायु, ये सारा कृषि के अनुकूल है। यहाँ तक कि श्रम शक्ति भी, कि कम स्किल्ड है, संख्या भी ज्यादा है, तो ये कृषि के लिए अनुकूल है, अभी भी है। हालांकि धीरे धीरे इसका हालात खत्म होते जा रहे, आधे से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेना अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इसकी जलवायु ये कहती है, इसका जलवायु, इसका भूगोल ये कहता है, श्रम शक्ति ये कहती है, इसकी हिस्ट्री भी ये कहती है कि कृषि को प्रधानता दी जाए। तो इसको वो दिया नहीं, इन्होंने कह दिया कि नकल की रूस से। वेस्ट वाले तो क्या, इन्होंने वीडियो वाला ने कहा वेस्ट तो था कि वहां लेबर कम थी, तो वो कैपिटल सेंट्रिक या तकनीकी और पूंजी सेंट्रिक वो थी अर्थव्यवस्था। रूस की भी वो कृषि के अनुकूल थी, लेकिन कृषि के साथ उन्होंने वो जो कैपिटल सेंट्रिक जो उद्योग जो चलाया है, वो थोड़ा डिफरेंट था। जैसे उन वीडियो में कहा, भारत ने बिल्कुल उसको नकल करने के चक्कर में हुआ क्या कि उद्योग डाउन हो गया और ये सीधा सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। कृषि का अर्थव्यवस्था में भारी रोल था, और अब सेवा क्षेत्र इसमें यहाँ डेवलप हो गया। उसमें फिर ये कहता है पुराने श्रम कानूनों का प्रॉब्लम थी कि वो जैसे बहुत सारे उद्योग सीजनल होते हैं, तो उसको मतलब वो देना चाहिए, उसको लेबर कम ज्यादा करने का उसको पावर होना चाहिए। लेकिन श्रम कानून कहता है कि एक बार आपने रख लिया परमानेंट तो निकाल नहीं सकते। जबकि कोई सीजन में लेबर ज्यादा चाहिए, सीजन नहीं हो तो लेबर आधे चाहिए, आधे से भी कम चाहिए। तो ये श्रम कानून बाधाकारी था, जिसके कारण उद्योग को संकट आया। वो श्रम में ही देखता सारा, सीजनल का भी। फिर माल्या वो जो पब्लिक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में फिर आप हड़ताल का ये सब राइट उनको दे दिया, सारा उनकी सोशल सिक्योरिटी पूरी उद्योगपति पर डाल दी लेबर की। तो उससे क्या वो डरने लग गया। तो रियल में लेबर का फायदा हुआ ही नहीं उस श्रम कानूनों के कारण, और ये श्रम कानून लेबर के हक में भी होंगे, मार्केट भी बढ़ेगा, और वो सारा उसने बताया कि इसमें फायदा ही फायदा है। तो इसकी ज्यादा टिप्पणी तो अब ये नहीं कर सकते, पर ये जो धारणाएं हैं, फिर जो एक जो कंडीशन जो बदली है पूरी दुनिया ठीक है की, घनश्याम जी, पुराने मैं जो यूरोप वगैरह रूपचंद थे जी ना। को ले लूं। रूपचंद जी, ले लो। आपके पास आने के पहले मैं थोड़े सवाल खड़े करके आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ये मुद्दा क्या ये सही है जो एक व्यक्ति का था, उसको मैं इनपुट देते हुए जो अभी डिस्कशन हुआ, मुद्दा ये था कि भाई रूस जो है उसकी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियल सेटअप भी था, अर्थव्यवस्था भी थी, जिसको हाँ, हाँ, नेहरू ने नकल की। हाँ, इंडस्ट्रियल नकल बेस ठीक। की नकल करने के अंदर उसकी प्रॉब्लम ये रही कि सोवियत संघ के पास तो पैसे थे, इंडस्ट्री हाँ, एक तो होती है पूंजी लगा करके इंडस्ट्री खड़ी कर दो। सिद्धांत ये दिया कि आप ऐसा करो, पूंजी जेब में है, इंडस्ट्री लगा दो। इंडस्ट्री लगाने हाँ, के बाद में उसमें चाहे लेबर कम है तो कि मशीनों से लगा लगू के उस पूंजी लगाने से इंडस्ट्री से जो धन पैदा होगा उस धन से दुनिया पार लेंगे हम, ये मॉडल दिया। जबकि हाँ, हाँ, मॉडल ये होना चाहिए था कि पूंजी के बजाय श्रम को एंटर करते, या हाँ, चाहे शेयर होल्डर करते या किसी तरीके से कोई करते ना, तो वो ज्यादा ठीक था, लेकिन नहीं कर पाए। नेहरू ने ये हाँ, गलती की कि पूंजी लगानी शुरू की, पूंजी नेहरू के पास थी नहीं। हाँ, तो हाँ, नेहरू ने क्या किया कि वो उसको इंडस्ट्री को वो उसके लाइन पे, सोवियत रूस की लाइन पे दिया, और उस लाइन पे जाने के बाद में पूंजी भी नहीं हुई, और वो सारे के सारे जो है सिक हो गए, पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर थी वो फ्लॉप हो गई।
क्योंकि हाँ, फिर वो क्या कहते हैं उसने कुटीर मजदूरों को उद्योग और छूट दे उसको दी। बढ़ावा दिया, हाँ, छोटे उद्योग अब और रहा कुटीर सवाल कि उद्योग भाई को। इधर अमेरिका का जो मॉडल था पूंजीवादी मॉडल था, उनके पास हाँ, ऑलरेडी पूंजी थी, उनके पास लेबर नहीं थी, तो उन्होंने मशीनों से बिल्कुल काम किया। इधर शर्म थी। अब शर्म का हाँ, ये सवाल ये बनता है भाई, शर्म थी तो एग्रीकल्चर वाले की यूज करते, एग्रीकल्चर बेस हम इंडस्ट्री लगाते, ऐसा ढांचा खड़ा करते। ये दोनों सरकारों को नहीं हुआ, तो क्या ये मोदी सरकार उस लाइन पे बढ़ रही है, या सिर्फ अमेरिका का मॉडल लेके पूंजी लगा रहे हैं? ये तो पूंजी वो पीपीपी पे लगा रहे हैं, उसको लोन देते हैं, लोन दे करके पूरा वो इंडस्ट्री वाला कर रहा है। ऐसा तो मॉडल ही नहीं है कि लेबर का कोई उसमें हिस्सा हो, लेबर की कोई पंचायती हो, लेबर की कोई दिशा हो। एग्रीकल्चर में तो है, इंडस्ट्री में नहीं है। तो थीम की बात यह है कि यदि हम किस तरह की इंडस्ट्री भारत में डेवलप करना चाह रहे थे, ये लेबर तो चलो धक्का खा के चले जाएंगे, इनको पैसे कम मिले ज्यादा मिले, दुखी होंगे, भाग जाएंगे, या इनको शोषण कर लेंगे, 12 घंटा कर देंगे, रो पीट के चले जाएंगे, जैसे अमेरिका वालों ने कि यार चाइना ने भी ऐसा ही मॉडल दिया। अब सवाल ये बनता है कि भाई हमारा तो ढांचा ही अलग है, हम तो खेत खलियान वाले लोग हैं, तो क्या इसके साथ कोई इंडस्ट्री का लिंक ही नहीं है क्या इस पूरे सिस्टम के अंदर? अच्छा सा लिंक है। और हमारे यहाँ तो कंज्यूमर मार्केट है पूरा का पूरा। कंज्यूमर मार्केट वाले देश को ऐसी इंडस्ट्रीज सेमीकंडक्टर या फला कंडक्टर की ये करके, हवाई जहाज वो करके हाई फाई वाली इंडस्ट्री करें, किंग्सफिशर फेल होके गया, मालिया भाग गया, ये भी इसने वीडियो वाले ने काफी किया, लेकिन बैलेंस उसका उस साइड था कि इन्होंने गलती की पॉलिसी में। तो क्या आज की स्थिति में हम जो बढ़ रहे हैं, या ये मोदी एरा बढ़ रहा है, इंडस्ट्री के अंदर बढ़ रहा है, कोड वगैरह से मजदूर तंग हो लेंगे, तो क्या ये वाकई इंडस्ट्री पनप जाएगी? पनप जाए तो क्या वाकई कुछ हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी बिना एग्रीकल्चर को इसमें ढांचे में डाले हुए? तो मैं एग्रीकल्चर को टच करते हुए इस इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर जो ढांचा भारत के लिए अपने आप में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये बात इस वीडियो में इसने बताई, मैंने भी इस बात को पकड़ी कि साथ चलो कुछ गलती रही है, पूंजी हमारे पास थी नहीं तो क्यों लगाया हमने, क्यों फालतू का पंगा पाला? ऐसा ही लगाते, छोटी यूनिट लगा के कर लेते, गांव वाइज हम तेल निकालते, कुछ करते, इस तरह से करते। लेकिन हाँ, हमने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाला। अब हाथ डाला तो अमेरिका का तो मशीनरीकरण था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे और हो गया। अब इस मजदूरों वाले इस कोड के अंदर हमारे मजदूर एग्रीकल्चर से भी शंट आउट कर रहे हैं, वो आप लोग इंडस्ट्री से भी हम इनको दुखी करके कर रहे हैं। इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, तो देश किधर जा रहा है? चिंता का विषय हमारे सामने बेसिक बात पे ये है कि आखिर कंट्री तुमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन सबको, अब वहां भी कोई नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्री की तो इनको कानून इतने कड़े कर दिए कि हिट हायर एंड फायर के मेथड के अंदर चिमटी बजाओ और भगाओ तो बेचारे तंग हो जाएंगे, भागदौड़ करते करते भूखे मरते गरीब जनता एक तरफ बोलेगी और ये सारे हो जाएंगे। अब कौन कमाएगा, कितना कमाएगा? क्यों आप पूंजी लगा के पैसा आएगा, कब इन मजदूरों को बांटोगे, कब जनता को दोगे, कब होगा, क्या होगा? एक परिकल्पना ट्रिंकल डाउन थ्योरी वाली जो आर्थिक थ्योरी है उसको, कि इनको पैसा दे दो, इनको इंडस्ट्री दे दो, ये बहुत बड़ा काम कर देंगे, काम कर दे, एक आदमी को दे दो, खान दे दो, सब दे दो, ये कर देगा, करने के बाद कुछ पैसा आएगा तो इनके मैं बांट दूंगा मैं। अब वो चुनाव में बांटे या 5 किलो में बांटे क्या करे, वो एक सेकंड बात है। तो रूपचंद जी इन मुद्दों को लेते हुए आप टच करो, देखें फिर हम बेस को उस लाइन पे लाते हैं, उसी लाइन पे। ठीक है। सब साथियों को नमस्कार। मैंने लेबर कोड तो ज़्यादा पढ़े नहीं है, मगर मैं जर्नल जो इसका बेसिस का स्ट्रक्चर जो हम डील करते रहे हैं एज ए ट्रेड यूनिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के नाते, उसमें जो चीज़ें कुछ नई ऐड हुई हैं उस वक्त के लेबर ऑर्गेनाइजेशन में या एम्प्लॉइज में या दूसरे में तीसरे में या सरकार की नीति पे, उस पर मोटी मोटी बात कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये लेबर जो कोड जो आए हैं प्रेजेंट, इनमें 4 चीज़ें जो है वो मिसिंग हैं। एक तो हेल्थ सिक्योरिटी मिसिंग है, जिसमें कल ही पता लगा था अगर कोई मैटरनिटी लीव पर चल जाता है उसका वो इतने दिन बोनस से काट लेंगे। पैसे कितने देंगे बीमार होने पर, उसका कोई ब्यौरा कोई नहीं।
हेल्थ सिक्योरिटी मेजर कोई नहीं के अंदर कौन सी इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ फर्नेस है, कहाँ उसको प्रोटेक्टिव मेजर दे जाएंगे, उसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है। बुढ़ापा होने के बाद लेबर कहाँ जाएगा, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन को ईपीएफ रख दिया है और ईपीएफ लगा देते हैं जो प्राइवेट फंड में, और कुछ मजदूर का पैसा भी जब्त कर लेती है वो जब्त कर लेती है सरकार, और सरकार का पैसा उसको मिलता नहीं है, और जरूरत है ज्यादा चक्कर काट के बाद कहीं मिलता है तो बड़ी मुश्किल से, और तब जब पैसा जमा करवाया होता है तब के पैसे की वैल्यू और बाद में इन्फ्लेशन के बाद पैसे की वैल्यू का कितना गैप होता है उसके बारे में कोई पैरामीटर कोई नहीं। और हमारे वक्त एक सोशल ट्रेनिंग हुआ करती थी लेबर की कि आपको इंडस्ट्री के अकाउंट्स कैसे चेक करने हैं, यूनियन का अकाउंट्स कैसे बनाना है, यूनियन कैसे बनती हैं, डायलॉग पावर कैसे डिस्कस होती है, डिसाइड होती है, और डायलॉग कैसे करना चाहिए, और लेबर लॉज क्या है। ये चीजें सारी जो हैं वो मिसिंग होकर के उन्होंने 4 कोड में बना दिया, जिसमें अपर हैंड जो है वो दे दिया है कारपोरेट को और लोअर हैंड दे दिया है लेबर को। एक बात और कि आईएलओ ने सबसे पहले जो डिसाइड किया था, मिनी वेव डिसाइड किया था, और इंडिया में जब वो वहाँ लागू हुआ करके 56 के आसपास, उसको डॉक्टर अर्काइड फार्मूला बोलते हैं। उस डॉक्टर अर्काइड फार्मूला के मुताबिक कुछ एनर्जी की कैलकुलेशन की गई थी रूरल के लिए और कुछ एनर्जी की कैलकुलेशन की गई थी अर्बन के लिए, और उस वक्त 3 के 4 5 10 मीटर कपड़ा जो है खादी का वो एक्सेप्ट किया गया था इनके लिए, जिसमें एजुकेशन मिसिंग थी, बच्चों की हेल्थ केयर मिसिंग थी, हाउसिंग मिसिंग थी। उस पर भी जो डिसाइड कर दिया उस पर सारी बेसिस बनती रही कि जो क्लास 4 भर्ती होगा उसको तो हफ्ते में छुट्टी मिलेगी, पर उसी का 30वां हिस्सा जो है एक लेबर को मार्केट में मिलता था। अगर किसी की 60 रुपये महीना पे है तो 2 रुपये दिहाड़ी उसकी तय है, अगर 100 हो जाती है तो 3 रुपये दिहाड़ी हो जाती है। उससे क्या होता था कि लेबर की मार्केट। मैं थोड़ा सा रूपचंद जी आपको इंटरवेन कर रहा हूँ कि ये कानून अपन ने पढ़ लिए या लोग पढ़ लेंगे, उस बात पे हम ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि 7% लोग है इस में इंडस्ट्री और इससे अटैच वर्कफोर्स की पूरी का, और 93% फोर्स उधर दूसरी या तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या एग्रीकल्चर में है या कहीं इधर उधर भटक करके बिहार के लोग कहीं जा रहे हैं, घर में कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि ये वर्कफोर्स जो इतनी है उसको एंगेज करने के अंदर इस सरकार का ये जो मॉडल है इंडस्ट्री का, इन्होंने तो ये कुंडा कर दिया। ये सारी बातें हैं कि इन लोगों ने कर दिया, ये लागू हो गया, हम इसको कुछ ही रूप में लें, कैसे ही लें, ये सारा पढ़ा, गूगल पे पढ़ा है, एक आप कबीर निकालो पढ़ो। हम जो सोशल एक्टिविस्ट इस माइंड सेट से सोचना चाहते हैं कि क्या ये लाइन जो बन रही है, आप 7% के लिए ये बन गया जाता, 10% होंगे ये लेबर फैक्ट्रियों वाले, 7 क्या आप 5 पे आ जाएंगे, ये तो 95% फोर्स तो बाहर बैठी है। अब इन्होंने ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये फैक्ट्रीज लगी, इन फैक्ट्रीज का ढांचा क्या इनको सब ले पाएगा इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में? जब आप एग्रीकल्चर को तो आप बिल्कुल ढांचे को कोलैप्स ही करने जा रहे हो, तो एग्रीकल्चर का जो ढांचा खड़ा कर रही है ये सरकार, क्या ये ढांचा इस वर्कफोर्स को टच कर पाएगा, कंज्यूम कर पाएगा? इनकी बाकी सोशल सिक्योरिटी कम जाए ज्यादा दे, लेकिन 2 हाथ को काम तो दे दे, ये कर पाएगी? या यूं ही बस ये कि इतने 7% के अंदर हमने बना दिया, तालियां पीट के वोट लेके चले जाएंगे? ये 7% लोग हैं, सिर्फ पूरी भारत की वर्कफोर्स के ये 7% लोग हैं जिनके लिए हमने एक टॉपिक लिया। अब इन 7% लोगों के ऊपर एक तो ये है कि भाई इनको तो ये निचोड़ लेंगे, तो बाकी भी तो पड़ी है ना। तुमने एक इंडस्ट्री लगाई, हमारे पैसों से लगाई, फैक्ट्री लगाई, हमारे पैसों से लगाई, उस फैक्ट्री में हमें रोजगार मिलना चाहिए। माइनिंग खोद रहे हो आप, मशीनों से खोद रहे हो, रशिया से ला रहे हो, बाहर ला रहे हो, बड़ा भारी ढांचा खड़ा कर रहे हो। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम हुआ,
इस मॉडल को, जैसे रशिया वाली बात की हमने, अमेरिका की बात की, ये बड़ी सही दिशा में नहीं जा रही है, ऐसा मेरा सोच है। आप इसके बारे में क्या कह रहे हो कि भाई और कोई रास्ता ही नहीं है, खान मजदूर खोद ही नहीं पाए? बड़ी सीधी सी सवाल है कि हम इतनी डेप्थ तक जाना चाहते हैं, जिनके पास वो है ही नहीं। अब रहा सवाल कि भाई आप जो कोई ऐसा तो कोई कर दो, नहीं हो तो भाई छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप कर ही क्यों रहे हो भाई? जो बिल्कुल छोटे छोटे एमएसएमई लेवल के थे, उस प्रोजेक्ट को क्यों खत्म कर रहे हो आप? गांव गांव आप छोटे छोटे से खोलो तो लोग वहां एंगेज हो जाए। तो इस बारे में आप अपनी थोड़ी दिशा को मोड़ो कि भाई हाँ। आखिर मैं उसी दिशा, जो इस दिशा में आप पकड़ लिए, मैं उसी दिशा में आ रहा था, हाँ उसी दिशा में मैं मुड़ रहा था कि वो जो पहले इक्वेशन बनी थी, उससे आपका जो मार्केट जो है ना, मार्केट है जिसको आप ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं, वो आपका धीरे धीरे चलता रहता था। मार्केट में कभी भी स्लम्प डाउन नहीं आया था अभी तक। जब 70 के दहाई में जो लेबर फोर्स अलग कर दी, जिसमें हम 97% लोग गिन रहे हैं, उनका आपने डीलिंक कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट के क्लास फोर्स के साथ, और 90 की दहाई में अगर टेक्नोक्रेट का कैटेगरी अलग कर दी। अब ये 3 फ्रेगमेंटेशन ऐसे हैं जिसमें आप ऐसे देखते हो कि ये जो हाई टेक सर्विस आ रही है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह, बस A to Z आदमी कंट्रैक्ट पर है। सीईओ भी कंट्रैक्ट ठेके पर है और नीचे भी ठेके पर है, एक बात। और जो छोटा सा 3% 4% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रह जाते हैं, फौज है, मिलिट्री, जिनसे स्टेट ने पूरा काम लेना है, किसी को दमन चक्कर करने का, किसी को पटवाने का, किसी को मारने का, किसी का मकान डिमॉलिश करने का, उनको उन्होंने रखा हुआ है कि आप टेक्नोक्रेट का मुकाबला नहीं कर सकते, मैं लेबर से आप कई गुना आगे हो। और 97% लोगों को रखा है, फिर अगर बन सकता है तो कोई झील, और नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अब सवाल जो है कि ये जो ब्लंडर किया है इंडिया ने चाइना के मुकाबले में, कि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किए बगैर इन्होंने वहां डायरेक्ट हाथ डाल दिया। जैसे कि एक वो पुरानी कहावत है और कुछ नई भी है। पुरानी कहावत यह है कि वो 4 घोड़े के सवार चल रहे थे, तो इसमें 5वां गधे वाला मिल गया हमारी तरह इंडिया वाला। तो जब को पूछे वे कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले गधे वाला पूछे, बोले कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हम 5 सवार दिल्ली में हैं। हम उन 5 सवारों में हैं जो दुनिया की नकल करके जहां पर न्यूक्लियर विस्फोट करता है 74-75 में, जो न्यूक्लियर एनर्जी को जहां पर पीसफुल यूज करने का आर्ट करता है, जो रॉकेट लॉन्चिंग का इंतजाम कर ले। पहले जब लोग कुछ उसके बारे में पढ़े, बेसिक एजुकेशन हो या ना हो, बाहर से ला करके हम बड़े इंस्टीट्यूट खोल लेंगे, आईआईटी बना रही है, और 90% आईआईटी की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका में काम कर रही है। मगर प्राइमरी एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को किल करके, ये फॉल्ट है पुरानी सरकारों का, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को किल करके चल दिया है। और अब उसके बाद जो नई आई है, ये उसकी प्रायोरिटी नहीं बदलना चाहती कि अगर नेचर एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देकर WTO में ग्रीन बक्स के तहत उनको सब्सिडी दी जाए, तो पर्यावरण की भी इंप्रूवमेंट हो सकती है, लोगों की हेल्थ की इंप्रूवमेंट होगी, और फार्मा इंडस्ट्री का बिजनेस कम होगा, और केमिकल इंडस्ट्री का बिजनेस कम होगा। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं ये सर्विस सेक्टर पे, कि जो सर्विस आप दे सकते हो, ट्रांसपोर्ट है वगैरह, दूसरा तीसरा फ्री या मिनिमम चार्ज पर, वो आप कर सकते हैं। और तीसरा सेक्टर बनता है नीड बेस्ड, वो अपना सोशल नीड और इंटरप्रोडक्शन, कि हमें कोई जरूरत नहीं है प्राइवेट जेट रखने की, मोदी को या अदर से जो जहाँ कारपोरेट ने प्राइवेट जेट रखे हैं, जहाँ जाट रखे हैं। पहले जहाँ पर वो कपड़ा बनाओ जो कपड़ा आम लोग पहन सके। तो इंडिया की एक मैंने दुर्दशा बता देता हूँ कि कॉमन मैन के कपड़ा जो है वो लगाने के लिए इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश या वियतनाम से या कम्बोडिया से, और जहां से एक एक्सपोर्ट होता है रेमंड वाला और एक कॉटन वाला टॉप क्लास, जो 2500 रुपए की शर्ट बनती है, वो एक्सपोर्ट करेंगे जहां बना करके। 99% उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, वो तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पैसा लगाएंगे, वो सब्सिडी भी देंगे, मगर वो जो कॉमन मैन के लिए वो जहां मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हम। इसका मतलब यह है कि अपनी इकॉनमी जो है
वो सिर नीचे और टांगे ऊपर वाली इकानमी करती है। उसकी वजह से जब तक इस व्यवस्था को प्रायोरिटी नहीं बदलते इकानमी में, तब तक आगे कुछ नहीं बनने वाला, ना किसानों का ना मजदूरों का कुछ। धन्यवाद। अगर कोई आपका सवाल रह गया हो तो दोबारा कर सकते हैं। चलो, नहीं, ठीक बात है। आपने ये बात जो लास्ट में कही वो बड़ी अहम बात कह दी कि हमने वो काम किए ही नहीं, सिवाय एक्सपोर्ट के माइंडसेट से किए, और वहां पे उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज आई और इस तरीके से करके हमारा इंडस्ट्रियल मॉडल ही फ्लॉप है। हम ये चिंतन सोच रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल मॉडल फ्लॉप है जिसमें 7% लोग लगे हुए हैं, और ये जो 93% लोग वो यूं ही भटक रहे हैं, ये भी तो लेबर है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम तो दोनों के 100% लोगों के साथ है, कि 93 का भी हमारे साथ है, खेत में काम करने वाला भी हमारा मजदूर भाई साथी है, और कहीं काम कर रहा है, यदि वो मकान में आरसीसी में सड़क पे काम कर रहा है वो भी हमारा भाई है, और वो इधर जो है इंडस्ट्री वाले के ये 4 कोड है इनके ऊपर है। अब चूंकि ये तो ट्रेड यूनियन है इसलिए हल्ला हो गया, मीडिया आ गई, सारा कुछ आ गई। हम लोगों को उस बात को भी उठाना चाहिए। अब कहने को ये बहुत कह रहे हैं कि हमने सब पे लागू कर दिया पूरा, तो हमारे लिए चिंतनीय विषय हो गया। सब का मतलब क्या, मेरे खेत में काम करने वाले का कि नहीं हो गया। इनफैक्ट ये कई ऐसे इन्होंने, क्योंकि हमने गिग वर्कर को भी ले लिया, तो गिग वर्कर का लेने का पीछे तो तुम्हारा लॉजिक था, गिग वर्कर तो बड़ी बड़ी कंपनियां है इसलिए तुम उनको थोड़ी गांठ के रखो, इसलिए था। मेरे खेत में, मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वालों का कोई अता पता नहीं है, वो लोग उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी के पास मैं जा रहा हूं, इसके पहले मैं ये बात इस लाइन पे लाना चाह रहा हूं कि हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए जो 7% है, वो नारे लगा रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, तो हम भी कहें ठीक है भाई लगाओ, कुछ तो होगा, तुम्हें भी मिले तो हमारे भाई हो। लेकिन ये जो पीछे वर्कफोर्स है, इस वर्कफोर्स के ऊपर भी काम करना है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर लेबर लगी हुई है, जैसा बात आई थी अभी रूपचंद जी ने कहा कि बिजली वो सब कुछ प्राइवेट दे दिया, तो वहां भी हमें कुछ करने की जरूरत है। तो इन सारी परिस्थितियों के अंदर हम कहाँ पहुंचे, कैसे करें, किसके साथ करें, कहीं हमें बोलने के लिए खड़ा कर दे तो हम किस बात को करें। क्योंकि ट्रेड यूनियन ने एक्चुअली बड़ा डिले किया। 2019 से जब ये ढांचा खड़ा होना शुरू हुआ था तो एक तो 20 में बिल बाहर आ गया इनका वेजेज वाला, दूसरा ये आ गया, तो ये लोगों को लगा भी नहीं। मैंने एक जगह बात कह दी तो बड़े नाराज हुए ये ट्रेड यूनियन के लोग कि साहब आपने तो आपको स्वागत के लिए बुलाया यार, आपने भाषण लगा दिया हमारे ऊपर। मैंने कहा यार, संसद में सीताराम येचुरी बैठा था तुम्हारा और तुम लोग सड़कों पे आए नहीं, और हम तो लोग बिखरे बिखरे से लोग हैं, बाकी लेबर तो आप चलते हम पीछे चलते। तो इन जो यूनियन है ट्रेड यूनियन, इन लोगों को इनके साथ अटैचमेंट करने के लिए हमारा प्रयास हो। हम इनको ये कहें कि ये तुम्हारे भाई बंधु हैं। हम जो बीच के सोशल एक्टिविस्ट है उनको एक लाइन दें कि जब मजदूर वर्ग पूरा का पूरा एक हो जाएगा उस दिन सत्ता इनकी होगी, वरना वो पूंजीपति और वो दूसरे लोग इन सत्ताओं को भोगेंगे। इंडस्ट्रियल भी पूंजीपति है, और मल्टीनेशनल वाले यहाँ आकर के माल बनवा करके और ले जाएंगे। जैसा रूपचंद जी ने कहा ना कि ये एक्सपोर्ट कुछ नहीं, ये लेबर यहीं की काम, माल इनका, हमारे पैसे हमारे लेबर, लेकिन वो ठप्पा उनका। तो ये सारी बातें हैं। तो धर्मेंद्र जी, अब इस पे आप, पहला सवाल तो ये है कि हम ज्वाइंट करें इनको, किसान भी के साथ में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो मजदूर, प्लस दूर से सड़कों पे मकानों पे वो मजदूर, और ये इंडस्ट्री और इसके अंदर ये मजदूर, ये सारे मिलके 100% हो रहे हैं। अब इन 100% के अंदर ये बाकी के लोगों का अता पता नहीं। छोटी मोटी फॉर्मेलिटी सरकार ने कर रखी है, इस तरह का कोई ढांचा खड़ा नहीं किया या ऐसी कोई गारंटी नहीं ले रखी है 5 किलो अनाज को छोड़ के। तो धर्मेंद्र जी। अरमान जी, बाकी जो सज्जन है उन्होंने बात तो पूरी रख दी, और जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया कि इनको लेने की, तो कोई भी कानून किसी वर्ग के लिए बनता है, मान लीजिए मजदूरों के लिए बनता है, तो वो लागू तो एक तो ये जो संगठित जो क्षेत्र के मजदूर हैं उनके पे तो ये उनको तो फायदा मिल भी जाता है मान लीजिए, हालांकि ये तो फायदे वाले है ही नहीं। और जो संगठित नहीं है, और जो भारत की जो भारतीय जो व्यवस्था है उसमें असंगठित लोगों का ज्यादा है, चाहे वो ये जो किसान और मजदूर दो जो वर्ग हैं ये तो संगठित है ही नहीं। तो इनके लिए तो ये कानून मेरे ख्याल से कोई बेनिफिट देगा नहीं, और नुकसान की जहां बात आएगी वो 100% करेगा। धन्यवाद।
देखो, इसमें सरकार यही कह रही है कि हमने सब मजदूरों के हित की बात कही है। अब सब के अंदर हम जब स्टडी करके बैठे तो हमें लगा कि ट्रेड यूनियन वाली तक ही सीमित थे ये लोग। ट्रेड यूनियन का मुझे ये लगा कि ट्रेड यूनियन ज्यादातर इनकी वामपंथियों की गोद में थी। ट्रेड यूनियन का मतलब ही ये था कि कॉमरेड है, ये है, तो इनको ये भी कोलैप्स करना था। इसलिए कानून के अंदर इनपुट ऐसे रहे कि यूनियन ने टोटल फ्लॉप हो जाए, एक यूनियन बचे नाम मात्र के लिए, वो हमारे से जुड़ी हुई है। उन्होंने समर्थन भी दे दिया इन 4 बिलों का। अब इसे सारा कुछ होकर के अब सड़क पे जो है ये सिर्फ ये इंकलाब नारा लगा रहे हैं, और हम भी ठीक है भाई, सपोर्ट में है, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं इन बात के लिए कि भाई इनका भला क्यों हो जाए। भला होने के लिए इन लोगों को इनके साथ अटैचमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, जब इनके पीएफ और संगठित क्षेत्र को कोशिश करनी चाहिए थी कि असंगठित क्षेत्र के परसेंटेज बढ़ाने के अंदर कोई यूज नहीं की। वो खुद साथ थे तो साथ के साथ देश की आजादी के लिए अभी तक साथ के साथ बाहर नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री वाला भी वो संख्या नहीं बढ़ाता, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती नहीं कि भाई इसके अंदर तुम कैसा करो कि लेबर ओरिएंटेड काम शुरू कर दो। तुमने ये मशीन लगाई है, ठीक है, तुम्हारी मशीन है, बात है, लेकिन इसको आप मशीन की जगह आप यहाँ लेबर में काम करवा लो। ऐसे छोटे मोटे आए थे, जैसे नरेगा का इनपुट आया था थोड़ा सा, वो लेबर को एंगेज करने का, 1-2 और आए थे, लेकिन ऐसी योजनाओं के ऊपर इनका वो रहा नहीं। हमने अपना पीएफ जमा कर लिया, हमने कर लिया, नारे लगा लिया, हमारी वर्दी मिल गई, हमें टोपी मिल गई, ये मिल गया तो वो ये अलग हो गया। ये बिखरा बिखरा सा वर्ग के ऊपर आपने कहा ना, तब मैं कह रहा हूं कि ये वर्ग है पूरा, और वर्ग के अंदर 2 ग्रुप है, और जब 2 ग्रुप पैदा हो गए तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम तो बीच में दोनों कड़ियों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं ना कि भाई ये जो है, ये मजदूरी करने वाला आदमी जो है वो दुखी क्यों हो, चाहे वो संगठित में हो, फॉर्मल सेक्टर में, चाहे इनफॉर्मल में हो, होने तो दोनों को चाहिए। अब ये दोनों ही यूनाइट नहीं होने को तैयार है। ये तो अपनी एक फैक्ट्री अपना एक करके वही कान है, ये माइंडसेट नहीं बना पाए हम लोग। हम जो सोशल एक्टिविस्ट को भी आना चाहिए था, नेचर ह्यूमन सेंट्रिक के लोग जुड़े हुए हैं, घनश्याम जी वगैरह, तो मेरा चिंतन घनश्याम जी इसी बात पे, इस पे आप 2 मिनट अपनी टिप्पणी दे दें कि क्या हम इसमें एक ब्रिज का काम कर सकते हैं कि भाई तुम इनको भी कुछ करो ना, इसमें कुछ लिखा है ना, थोड़ा बहुत जो लिखा उसको लागू कराओ, जैसे कॉर्पोरेट का इसका लिखा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का लिखा, उसको करो। हाँ, रूपचंद जी आपको ले लेता हूँ पहले, मैं घनश्याम जी की 2 मिनट ले लूं, 2 मिनट आपकी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि हम अब एक्शन पे आ गए, समस्या आ गई, हमें पता है, कानून बन गया, लागू हो गया, ठीक है। अब इस बात पे भी हम आगे कि भाई ये जो ढांचा क्यों खड़ा हुआ, वो हुआ, थोड़ा वीडियो देख करके वो भी बात कर दी कि भाई नेहरू की कुछ गलतियां रही, कुछ इंदिरा की रही, अब इस गवर्नमेंट की वही गलतियां दोहराई जा रही है, तो फिर क्या मतलब, लड़ना तो पड़ेगा ना। तो लड़े तो कैसे लड़े, इनको बीच में करें। घनश्याम जी 2 मिनट में आप टिप्पणी दो, फिर रूपचंद जी ने एड्रेस किया उसको लूं, फिर मैं बाकी साथियों से और मैं कोई जुड़े हुए उनको लेता हूं। देखो, कॉमन एजेंडा लेना पड़ेगा, वो सोशल सिक्योरिटी का लिया जा सकता है, जिसमें ये फॉर्मल लेबर कहाँ है उस यूनिट को नहीं देखना, मतलब ओवरऑल जो भी, मतलब एज ए नागरिक जो है उस सबको सोशल सिक्योरिटी की ड्यूटी गवर्नमेंट की बने। फिर जो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव और आएंगे उसको वो सहन कर लेगा। मिनिमम जो फ्लोर वेजेज की ये जो बात कर रहे हैं, अपन मिनिमम फ्लोर वेज का रखें, स्वास्थ्य फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, मतलब भार नहीं हो, बेरोजगार भी उसका बच्चा है तो उसका वो गवर्नमेंट यानी अथॉरिटी की बने, बिना मकान कोई नहीं रहे। अब साइंस टेक्नोलॉजी और फाइनेंस और तकनीकी इतनी है कि सबको मिल सकता मकान, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में। ठीक है, आपकी घनश्याम जी बात आ गई कि मजदूर बिन सारे मजदूरों को कंसीडर करके और कुछ कॉमन एजेंडे एक सरकार तय करे, और इसके लिए हम लोग इसकी बात को करें कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुम इनके लिए दे रहे हो तो इनको भी ये पीछे मत छोड़ो और इनको भी साथ रखो। रूपचंद जी आप एग्रीकल्चर पर्यावरण को भी और रोजगार को दोनों को दे सकता है, जो यही मैं ला रहा हूँ, एग्रीकल्चर के अंदर इनको क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। हाँ रूपचंद जी आप क्या कहना चाह रहे हो, फिर बाकी साथियों के पास जा रहा हूँ। बस मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। एक नया प्रपोजल है कि जो मोदी सरकार करने जा रही है, अब उसमें हमने ये पास करवा दिया कि जो हर 2 साल के बाद हमारे यहाँ वोटिंग होती है, और जो मेजॉरिटी वोटर ले जाता है उसको
राइट टू नेगोशिएट मिल जाता है। मगर उससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर अलग अलग पार्टियों की यूनियन थी, हालांकि वो मिनॉरिटी रह गई, अनरिकॉग्नाइज थी, मगर उन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद जो है वो बंद नहीं की। वहां वो अलग अपना काम करते रहे और हर 2 साल के बाद वो अभी भी हमारे साथ कंटेस्ट करते रहे यूनियन वालों के साथ। इसका मतलब ये है, इसका रास्ता ये निकलता है, अब रास्ता वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप लेबर में अगर आप चाहते हो डायलॉग अच्छी तरह से हो जाए तो लोगों के वर्कर का पता लग जाए, उसमें 51% चलो बेच के साथ है, बीएमएस के साथ हैं, बाकी सीपीएम सीपीआई या कांग्रेस के साथ हैं, वो 10% के हिसाब से उनका नेगोशिएटिंग कमेटी बना दिया, तब जाके बात स्मूथ आगे चल सकती है। एक वे आउट ये हो सकता है। दूसरा कि जब गवर्नमेंट कोई एड देती है, जैसे सेमीकंडक्टर को टाटा को एड दे दी, तो हम ये पहले मांग करें, जो आप मांग कर सकते हैं इस सिस्टम में, कि अगर गवर्नमेंट ने वहां फंडिंग दी है तो उस कैपिटल के हिसाब से गवर्नमेंट के इतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए उसमें। पहली बात, अगर ये बात मानी जाती है कि गवर्नमेंट क्यों सबऑर्डिनेट बनी हुई है कारपोरेट के, कि वो अपना पैसा दे करके अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं वहां चाहे उसी को कंट्रोल करने दे। इसके बाद दूसरा स्टेप ये आ जाता है कि जितना उसने अपना स्टॉक मार्केट से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं और जितना पैसा नरोल बिरला का है या टाटा का है या अंबानी का है या अंडानी का है, उनका अपना ओन, और बाकी स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट के पैटर्न को शेयर होल्डर को उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तब जाकर के कॉर्पोरेट सिस्टम का नया रूप बनाया जा सकता है। और जहां पर ये कह करके पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि क्यों ना ये हो, जब गवर्नमेंट फंडिंग देती रिफॉर्म का और आगे बढ़ाया जा सकता, बशर्ते कि हम उसको ट्रू लाइन पर देखकर। धन्यवाद। चलो ठीक बात है, आइडिया ठीक है आपका, और ये बात उभर के आ ही रही है हमारे इस मन से। अभी हम यही सोच रहे हैं कि भाई हम सब साथ चलें। समता पावर के नाम से जुड़े हुए हैं हमारे चीफ इंजीनियर साहब। बिजली के मामले में बहुत है, बिजली पूरी प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी है और हम उनको अलग थलग मान बैठे हैं, उनको कोई गिन ही नहीं रहा। कोई आईटीआई है तो डिग्री होल्डर है तो कोई अपॉइंट करे नहीं करे, वो ठेकेदार के धक्के चढ़ गए, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए और उस तरीके से हो गए। तो हम उनको नहीं गिने और सिर्फ ये छोटी छोटी 7% लोगों तक ही हम अपने आप को सीमित रखें। तो पहले तो इनको भी समझाएं कि भाई इनको भी लो, तुम ये तुम्हारे भाई बंधु ही है। कोई तार के ऊपर चढ़ के खंबे से मर रहा है, जी रहा है, कोई कर रहा है, तो इनका भी कोई नाटकबाजी तो है इसमें, छोटी मोटी यहाँ होगा यहाँ होगा, इन जनरल वो नहीं है ट्रेड यूनियन पैटर्न पर। तो समता पावर, आप चीफ इंजीनियर साहब आप कुछ अपनी टिप्पणी दें इसमें कि क्या कर लेना चाहिए अपने को, और कहाँ इस तरीके की बात इन यूनियन वालों को भी कहेंगे भाई आप इधर भी चलो, इधर चल रहे हो तो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का एक महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करा रहे हैं। मेरा बिजली के संदर्भ में तो निवेदन इतना ही है कि जो बिजली के कंज्यूमर हैं वो एज ए टैक्स पेयर, उनके जो टैक्स का पैसा है वो शेयर मनी के रूप में इन कंपनियों में लगा हुआ है। तो अगर ये समझ आ जाए कि भाई इस कंपनी के शेयर होल्डर हम हैं और मालिक हैं और उसके साथ में ग्राहक भी हैं, और उनमें से कुछ लोग जो है वो कर्मचारी हैं या रहे हैं, ये चेतना अगर आ जाए तो जो हमारा संविधान है और बिजली का एक्ट उसी के अंदर बना हुआ है, इनमें कई प्रावधान ऐसे हैं कि हम अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं, बजाय एक बेचारे कंज्यूमर के रूप में इधर उधर धक्के खाते रहें या बेचारे मजदूर के रूप में दुखी होते रहें। तो मूल चीज जो ट्रेड यूनियन को जो करने का था काम, कि वो अपने मेंबरों में एक ये समझ विकसित करें, और ये काम केवल ट्रेड यूनियन का नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों का भी है कि वो अपने दिल में ये चेतना विकसित करे कि वो देश का नागरिक है, करदाता है, मतदाता है, कोई गुलाम या भिखारी नहीं है देश में। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो संस्कृति है हमारी पार्टियों की,
और फिर पार्टियों से जुड़ी हुई हमारी ट्रेड यूनियन है, और फिर उसके अलावा एक एनजीओ का ब्रांड और चलता है अपने यहाँ। तो ये सब जो लोगों को मूल में एक वैज्ञानिक और तर्क संगत आधार पर जन शिक्षण करना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए, और फिर जन संगठित हो, चाहे वो किसान का काम कर रहा है, चाहे मजदूर का काम कर रहा है, चाहे दुकानदारी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बुनियादी आवश्यकता है, और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हो। मैं थोड़ा सा आपको इंटरवेन कर रहा हूँ। जैसा आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी, हम टैक्स पेयर हैं, और जो भी 5 कंपनियां जैसे राजस्थान की है, इसके तो हम कहीं न कहीं शेयर होल्डर हैं, तो मालिक हैं हम इनडायरेक्टली। लेकिन इसमें तो सारे ही लोग हैं, इंडस्ट्री वाला भी उसमें शामिल है, किसान भी शामिल है। हम ये चाहते हैं कि ये जो वर्क फोर्स काम कर रही है यहाँ, इसके ऊपर इसको ये ट्रेड यूनियन वाले कैसे टच करें। जैसे ये केशव व्यास और पवन डूडीर में जोड़ नहीं पाया, यार मेरी भी गलती रही, मैं फोन करके बुलाता तो ज्यादा ठीक था कि भाई आप अपनी रोटी के तो दे रहे हो कि सेक लें अपनी अपनी रोटी, तो लेकिन चलो तुम हम मान लो शेयर होल्डर हैं, लेकिन इनको तो बचा लो, ये जो लेबर काम कर रही है इनको बचा लो। बता रहा हूँ कि जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, उनमें से जो चतुर चालाक हैं वो आपके ठेकेदार के पार्टनर बने हुए हैं। नहीं, वो तो कमी है, लेकिन हम क्या करें, या हमारी ये ट्रेड यूनियन क्या करे इनको। जो मुझे मान लो कहीं मंच पे कोई बात कहनी पड़े, तो ट्रेड यूनियन को मैं निवेदन तो कर सकता हूँ कि भाई आपका तो कुछ अधिकार मिला, चाहे आपसे छीन लिया, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, इस सरकार ने छीन लिया आपसे, ये आप हमें भी दुख है और आपको भी दुख है। छीनने के बाद में इनसे तो आपके पास ज्यादा है, तो भाई इनको भी साथ लो, ताकि वोट का पावर बढ़ेगा। जब वोट का पावर बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, तो सरकार झुकेगी। लेकिन ट्रेड यूनियन के जो नेता लोग हैं वो कुछ पढ़ना लिखने की तो आदत डाले। अब यही तो गड़बड़ है ना, यहाँ हमें लड़ाई उस तरह से करनी नहीं आती है ना, हम तो उस तरह से हमारा माइंडसेट ही नहीं बन रहा है कि हम बढ़े कैसे। तो क्या है कि ज्यादातर ट्रेड यूनियन वाले जो नेता हैं वो तबादले का धंधे में लगे हुए हैं, और जो उनमें चतुर चालाक है वो ठेकेदारों के साथ में पार्टनरशिप कर। ये तो अब मानव माइंडसेट की बात है साहब, ये तो हर जगह जाओ तो किसानों में मिल जाएंगे, मजदूरों में भी मिलेंगे, सब तरह से ये ह्यूमन माइंडसेट इतना होता तब तो इनका शासन ही होता ना। ये तो वोट अपने वोट देते हैं, सिर्फ अपना मस्त रहते हैं। आपका प्रयास है वो माइंडसेट को थोड़ा सा। चलो ठीक है, आज टॉपिक 2 है, इसलिए मैं थोड़ा उसमें संसद वाला भी आज साथ में है। हाँ वीरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये कानून में जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो परिवर्तन हुए, उसकी मंशा क्या थी, इस बात पे हम फोकस करें। मंशा थी फैसिलिटेट करने की। जो बाधा पहुंचा रहे थे ये कानून, उन कानूनों को मतलब उनके हक में डाला गया कॉरपोरेट के, यानी जो भी चेंज आई है, कोड जो बनी है, वो सारी उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनी। तो इसमें मजदूर हित की तो बात कुछ है ही नहीं। मजदूर हित की बात होती तो असंगठित क्षेत्र को छेड़ा जाता। आज बहुत बड़ा वर्कफोर्स जो है वो जो घरेलू नौकर हैं इनके रूप में काम कर रहा है, और इतना ज़्यादा शोषण उनका है, अगर कहा जाए 16-16 घंटे काम करके उनको बमुश्किल 8,000, 7,000, 10,000 रुपये महीना की उनको जो है रिटर्न आती है 16-16 घंटे काम करके। और जबकि सबसे हार्डवर्क वो करते हैं, सबसे गंदा काम करते हैं, चाहे गंदे कपड़े साफ करने का काम हो, चाहे गंदे बर्तन साफ करने का काम हो, चाहे महिला का काम हो, जो भी है सारे काम वो करते हैं। तो इसमें मानवीय दृष्टिकोण तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक, केवल उन्हें सुविधा पहुंचाने के लिए वही सारी कोड हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र नहीं है तो मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, तो उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। और ट्रेड यूनियंस तो किसी स्थिति में है ही नहीं, जैसे अभी साथी ने भी बताया कि भाई ट्रेड यूनियन का कोई रोल है ही नहीं किसी भी तरीके का। वो तो केवल अपना चंदा लेकर अपने खाने पीने का गुजारा करने का काम ट्रेड यूनियन का है, और इसीलिए ट्रेड यूनियन यहाँ फेल भी हुई है।
तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस कानूनों का तो चर्चा ही करना बेकार है। जो भी बेचारे ये कर रहे हैं वो मानवीय दृष्टिकोण के तहत कर रहे हैं, फायदे में कर रहे हैं अपने आप, सेल्फ इंस्पायरेशन है। किसी का कोई प्रेशर उनके ऊपर हो, प्रेशर में भी कुछ नहीं कर रहे, ना सरकार प्रेशर में कर रही और ना जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रेशर में कर रहा। केवल मानवीय दृष्टिकोण लेके वो कर रहे हैं, प्रेशर में कुछ नहीं हो रहा। चलो ये मेरा ठीक है अपना, वीरेश जी, मैंने भी आपकी कल से बात जब आपका टॉपिक देखा, मैंने थोड़ा सा स्टडीज को किया था, तो उससे मैं तो इसी कंक्लूजन पे पहुंचा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मजदूर के हित में हो, मजदूर के फायदे का हो। हाँ, Nothing else. वो तो मतलब ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि भाई मजदूरों के लिए ये बना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग पर बिजनेस के लिए बना, और बिल्कुल। बिजनेस को करने के लिए जहां भी लेबर है उसके लिए इन्होंने ये फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा बिल्कुल। बहुत इन्होंने कुछ डाल और दिया, लेकिन हमारी चिंताएं भी अलग है। अब जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है वो तो टोटली इंडस्ट्री के फेवर में ही है, हाँ, 100%। उसमें बिल्कुल। मजदूरी तो कहीं से कहीं तक वो है तो ही नहीं। चाइना की नकल है। चाइना ने कह बिल्कुल। दिया कि स्किल कर रहे बिना तुम पार नहीं पड़ोगे, तो हम भी करो स्किल। स्किल करने की इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, जबरदस्ती कबाड़ा गया, यूनिवर्सिटियों गले डाली और सेठ साहूकारों को कह दिया तुम करो स्किल। वो किस मैं लिए अपना स्किल करते? अपना वो तो झाड़ू अपना पोछा दू- लगा के वो फैक्ट्री से भगा देते हैं, उनको काहे का स्किल करना था। बिल्कुल और अपना जो दूसरा टॉपिक ले लो, उसमें आपको जो हाँ है नहीं, थोड़ा बहुत सा गहरी दूसरे चर्चा साथियों करनी। से भी ले लूं। और जी काशनिया जी, आप कुछ बात कहना चाहेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उस पे कोई नहीं नजर नहीं है, और ये चल ही रहा है, कानून बन गए, लागू हो गए। सर नमस्कार, हाँ, प्रणाम। हाँ नमस्कार। ये बिल जितने भी बन रहे हैं, जिनमें अच्छे अच्छे शब्दों के दायरे में, शब्दों, सुंदर शब्दों के साथ अंदर ही अंदर इतनी असुंदरता जब आप खोल के रखते हो तो लगती है कि है कुछ भी नहीं। किसानों के लिए बना दिया, मजदूरों के लिए, मतलब हर चीज के लिए। केवल भाषा ही जो सौंदर्य है उसमें तो भाषण और भाषा ही और बिल की बाहर की सुंदरता देखने में ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कल्याणकारी लोग ही यही हैं। लेकिन आप जब चीजों का विश्लेषण करते हैं और हम सुनते हैं तो हमें लगता है खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ सर। मुंडा में अंबुजा फैक्ट्री है और अंबुजा में मुंबई से कचरे की ट्रकें भर भर के आती है इसको फैक्ट्री को सुलगाने के लिए। तो मैंने एक दिन यूं कहा कि भाई ये कचरा तो गांवों से ही इकट्ठा होना चाहिए, मुंबई से आ रही है, हमारे आसपास के गांवों में स्वच्छता हो जाएगी। तो का चुप रहो आप, ज्यादा इसको फैलाओ मत और पोस्ट मत करना सोशल मीडिया पे। इतना खतरनाक आतंक है साहब, बोलना भी हाथ की बात नहीं है। मुंबई से कचरा आ रहा है ट्रक ट्रक भर भर के और आसपास के गांवों में कचरा बिखरा हुआ पड़ा है। तो कुछ कहने जैसी स्थितियां हैं नहीं सर। और धरातल पर काम कई बार आपके साथ जुड़ के करने की होती है कि सर को लेकर के और फील्ड में निकल जाए। क्या है, मनुष्य जीवन बार बार तो मिलेगा नहीं, लेकिन अब राजकीय बाध्यताएं हैं। आपको सुनकर के लगता है कि बीज जिंदा है धरती पर, अच्छा महसूस होता है, पीड़ा भी होती है सुन सुन करके। प्रणाम सर। चलो धन्यवाद। हाँ जी वजीर सर, आप क्या दुल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे, कोई टिप्पणी? सर मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ सर। चलो ठीक है जी। अब ये टॉपिक करीब करीब और कौन? हाँ राम प्रसाद जी रह गए। राम प्रसाद जी, आप कुछ बात अपनी इनपुट देना चाहें तो बाद में मैं थोड़ा रूपचंद जी की 2-2 मिनट, इनके घनश्याम जी, और इसमें एक्शन प्लान के ऊपर के भाई हम कुछ करें, कैसे करें, थोड़ा ले लेंगे और फिर दूसरा टॉपिक लेंगे। हाँ राम प्रसाद जी कुछ इनपुट देना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। चलो अब घनश्याम जी आप बता दो, रूपचंद जी आप बता दो कि आप फील्ड में हो और लेबर के साथ हो। हम इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों की कोरिलेट मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इनकी कोई मीटिंग आयोजन करें, या इसमें कुछ ऐसी कोई ऐसे पैम्पलेट बना के इनको कहें कि भाई अपने सब मिलके इस लड़ाई को लड़ो, जो भी मजदूर है वो चाहे फॉर्मल है इनफॉर्मल है, इसके लिए कोई आप दिमाग में एक्शन देखो प्लान हनुमान हो? जी, जो प्रॉब्लम्स है ना, तो मतलब हरेक के लिए जो प्रपोजल आया ना, हरेक के लिए एक एक मंच चाहिए। मतलब जैसे ये जो मैनेजमेंट में शेयर होल्डर को प्रबंध मंडल में मेंबर बनाना, इसका एक अलग से कोई मूवमेंट है, उसकी अपनी समझ वाले कुछ लोग चाहिए। इनफॉर्मल जितने भी लेबर है, ये इतने बिखरे हुए हैं कि इनको आप सोशल सिक्योरिटी में शामिल करके ले सकते हो। और फिर उनकी अलग अलग क्षेत्र है ना इसका, गिग वर्कर भी है, तो कंस्ट्रक्शन वाले भी है, तो घरेलू मजदूर भी है, तो रिक्शा चालक भी है।
तो हाँ, इनको बहुत सारे हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को हम एक जगह समअप करने की सोचे हैं कि भाई तुम आओ, हमारा इनको सोच सोशल ये है, ये सिक्योरिटी तुम्हें में मंच ले दे रहे हैं, तुम सकते हैं। अपनी बात रखो। हाँ, सोशल सिक्योरिटी में तो इसमें ले सकते हैं। अब है एग्रीकल्चर रिलेटेड इनफॉर्मल सारे सोशल सिक्योरिटी के सिवाय वेज में ले सकते हैं भाई, इंडस्ट्रियल हैं। रिलेशन हाँ, वाला वेज जो में, कानून है हड़ताल वाला उसको छोड़ दें, एक वेज वाला है, एक हाँ, सोशल वेज वाले सिक्योरिटी का में, है, और एक वो जो हेल्थ और वो जो है OSH जो मैंने बताया कि नहीं वो सोशल ऑक्यूपेशन, जैसे सिक्योरिटी घर की पे काम करने परिभाषा वाली या औरत इसका का जो क्या है कॉन्सेप्ट है, हाँ, इसको चेंज करने की जरूरत है। ये सिर्फ पैसे में ही देख रहे। मल्टी डायमेंशनल सोशल तो सिक्योरिटी है बात कि ठीक है हवा शुद्ध आपकी, मिले, मतलब कुल पानी मिला शुद्ध के मिले। इस दिशा में अपने को कोई मंच तैयार करके हाँ, बिल्कुल देना मंच चाहिए, तैयार करना ताकि चाहिए। वर्कफोर्स एक जगह आएगी। और इसके पीछे थीम ये है कि वोट की संख्या जब बढ़ती है तब गवर्नमेंट झुकती है। हम्म। और ये जो ये तो रेलवे है, बिजली है, ये फॉर्मल वाले कुछ ट्रेड यूनियन अभी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे बिजली कंपनी है 5, और इनके यूनियन भी है। अभी वो खत्म तो हो गए, 2-3 साल लगेंगे इनको तो बिल्कुल पहले जीरो होते अपन होते। इनको ही बुलाएंगे यूनियनों को हाँ, कि भाई तुम आओ, अब तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो ही रहा है, तो हाँ, और अब रेलवे जाते वाले करते हैं। हमारे साथ मिल लो भाई। हैं? हाँ, बिल्कुल इनसे बात करें तो फॉर्मल में इनसे बात करके कुल मिला के ये है कि इनसे बात की जाए। और एक दो यूनियन को मैं भी जानता हूँ, यहाँ लोकल है ये चीफ इंजीनियर साहब है, ये भी जानते हैं कि जोधपुर भाई में तुम है बैठो। अभी रेलवे के यूनियन, और इनसे मिलो, हाँ, इनके साथ एक्शन में मिलके भाई मिलो तुम्हें तो इनसे। हम इनका नारा चलो लगाने में एक, तुम्हें तो सहायता ही करेंगे, तुम्हारा तो अस्तित्व जब खत्म होगा। हाँ, हाँ एक वीरेश सर, आप संगोष्ठी कुछ टाइप कहना ही कर चाह रहे लो। हो? इनके साथ फिजिकल मीटिंग ही कर लो ना, जो जी जी, फॉर्मल एक इनपुट, मजदूरों के भी जो यूनियन है, हाँ नहीं, जी रेलवे आप है। लोग सोचना, आपका बड़ा ग्रुप है, आप बैठ के इस पे एक बार चिंतन नहीं, करना। आपको शामिल होना जरूरी है। हमारा हाँ नहीं ग्रुप तो नहीं, हम तो जनरल शामिल डायरेक्शन आपके वाला है। साथ ही हैं, हम कोई अलग डिटेलिंग ग्रुप आपको बना के नहीं नॉलेज बैठे ज्यादा हैं। है हनुमान जी, हम तो सही आपके बात साथ कह ही रहे हैं। ग्रुप में हैं, लेकिन इसलिए इसको बैठ के एक ऐसी मीटिंग की जाए कि भाई आखिर और उनके लोग आए, पहले यूनियन वाला आ जाए, फिर दूर से लोगों को बुला लिया जाए, बात करें। हाँ वीरेश जी, कुछ कहना चाह रहे हो आप? जी हाँ, एक इनपुट देना चाह रहा था। हाँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इसमें मजदूर का जो यानी कंपनियां हैं वहाँ इनका वो कटता है PF मजदूरों का, जो बिल्कुल सामान्य मजदूर जिसको 300-400 रुपये मिलते हैं मिनिमम वेज वाले का 11-12% कितना वो काटते हैं, उसमें से वो जमा होता है। पहले ये नियम था कि अगर जितना ये जमा करेंगे गवर्नमेंट अपनी तरफ से इतना ऐड करके इनको रिटर्न करेगी। अब होता क्या है, उमंग इन्होंने एक वो दिया है, उस ऐप को डाउनलोड करके वो उनको मिलना होता है पैसा वापसी, जो उनका कटा होता है पैसा उसमें से ESI, वो उसका ESI का तो मिलता ही नहीं है, PF का जो पैसा है EPF का वो मिलता है वापस। वो उमंग सेक्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर साधारण आदमी उसको निकालना चाहे पैसे को, कहीं उसमें फोटो नहीं मैच करेगा, कहीं उसमें उसका नंबर सही मैच नहीं करेगा, कहीं आधार कार्ड नहीं मिलेगा, उसका फ़ोन नंबर नहीं आधार कार्ड से मिलेगा, वो काफ़ी परसेंटेज में 40% पैसा जो है BPF का मजदूर का खप जावे, उसको मिलता नहीं है। तो बजाय देने के और लिया जा रहा है उल्टा। ये घोटाला बहुत बड़ा चल रहा है हाँ देश नहीं, में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वीरेश जी। ये लेबर जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है ना। उस योजनाओं के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने काफी कुछ कर रखा है। अब उसमें जागृति नहीं है या कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, ये यूनियन वाले तो अलर्ट है, ये तो कंसोलिडेटेड रूप में काम करते हैं, पढ़ते रहते हैं, इनका तो है। लेकिन ये जो इनफॉर्मल वाले हैं, इनको कोई अता पता है नहीं, इनको तो कोई वो आगे अंगूठा लगवा के कुछ कर देता है तो कर देते हैं इसमें। तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी है कि हमें उस लेवल पे करना चाहिए ट्राई, कि हम इसको समअप कर दें ताकि वोट का प्रेशर बने और एक मजदूर एकता हो जाए। मजदूर का मतलब हमने सिर्फ वहां देख लिया वो लोग ही मजदूर हैं, जैसे ये है ही नहीं, वो 7% की दुकान चला ली हमने सिर्फ उसमें। तो इनको भी समझाएंगे भाई तुम भी जाओगे और हम तो गए हुए हैं ही। तो ये बात हमें मार्केट में लानी चाहिए, कुछ उनको मंच देना चाहिए, उनके बैठ के उनसे बात करनी चाहिए कि तुम आओ और ऐसे लगो तुम साथ हमारे। और सरकार की इन योजनाओं के बारे में आप भी इनको ट्रेंड करो भाई। आप जो यूनियन के फॉर्म में हो, ये तो असंगठित हैं, आप संगठित हो, तो संगठित वालों से हम कोऑपरेट करके इनको प्लेटफॉर्म दे करके इनको कहें भाई आप थोड़ा सा इनको भी ये दिशा तो देवो ही देवो।
तो चलो और किसी साथी का कोई पॉइंट रह गया तो करो, वरना आज दूसरा टॉपिक ये है कि संसद कल से शुरू हो रही है और हमारे मंच पर हमेशा शैडो कैबिनेट के फॉर्म में हम काम करते हैं, छाया मंत्रिमंडल के रूप में। सरकार जो भी नीति लाती है उसके ऊपर हम गहन चिंतन करते हैं, कई साथियों से जोड़ते हैं। आज मेरी थोड़ी कमजोरी रही कि मैं यूनियन के साथियों को नहीं जोड़ पाया, और इनको चीफ इंजीनियर साहब को कह देता तो भी ये जुड़ जाते लोग, लेकिन ये स्थिति नहीं पा पाए। तो कल से जो संसद है, संसद के ऊपर मोटा मोटा सा मैं आपको बताऊं कि हमारे ग्रुप को या हम लोगों को क्या करना चाहिए। एक सुबह 11 बजे एग्जैक्ट शुरू हो जाएगी। हमारे जैसे लोग तो संसद की टीवी के सामने बैठ जाएंगे। संसद टीवी जो है वो इसमें टाटा, स्काई और इनमें 599 और 598 पे आती है। दूसरे चैनलों का मुझे पता नहीं है, टाटा के ऊपर ये है, आप लगा के बैठ जाओ। तो मेरे को तो एक्चुअली क्या है कि एक आदमी राज्यसभा सुनने वाला चाहिए और एक आदमी लोकसभा सुनने वाला चाहिए। पहले तो लफड़ा नहीं था ये, लेकिन अब दो को अलग अलग आपको करना पड़ता है। तो मुझे एक तो फोन पे चलाना पड़ता है, एक टीवी में चलाना पड़ता है। हल्ला होता है इधर, वो वहाँ कोई विशेष टॉपिक नहीं होता लोकसभा का, तो मैं राज्यसभा में घुस जाता हूँ, राज्यसभा में विशेष नहीं होता तो लोकसभा में घुस जाता हूँ। दिन भर में बिजी रह के कुछ पॉइंट आपके बीच में लेके आता हूँ। और हेल्प के नाते मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप भी इस तरह से उस लाइन ऑफ एक्शन पे जुड़े, ताकि ये क्या है, अब इसके अंदर जो बिल आ रहे हैं, एक बिल आ रहा है क्योंकि इनका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसके अंदर पहले से तय होता है कि ये बिल हम इसमें करीब 10 बिल ये पेश करने जा रहे हैं। इसमें तो 2-4 बिलों का विशेष है, बाकी तो छोटे मोटे पीछे वाले बिल हैं उनको भी ले लेंगे। सप्लीमेंट्री बिजनेस लगा देते हैं, ये जब इनका वॉकआउट होता है तो एक सप्लीमेंट्री वाला कागज लगा के बिल पीछे पास कर लेते हैं। ये गोरख धंधा मोटा मोटा से चलता है। ये इतना खतरनाक है, इसमें लिखी हुई लाइन आपके पोते और आपके बच्चों की भाग्य रेखा लिखते हैं। ये हमेशा माइंडसेट में आप रखिए। जो इस तरीके से देश के नागरिक हैं जो यूं ही हवा में बात कर रहे हैं, सांप चला जाता है फिर उसकी लकीर पीटते हैं, तो कोई रिजल्ट नहीं है। जब सांप के पता लग जाएगा कि सांप आया है तो उसका हमें तैयारी करने के बिना कोई रिजल्ट नहीं है। ये टोटल ढांचा कॉरपोरेट और सरकार की मिली भगती से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए हमें बहुत कुछ सोच समझ के करना चाहिए। एक परमाणु के मामले में बिल आ रहा है जो परमाणु को प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट ये परमाणु का ठेका देंगे, इसको कैसे यूज करें। वो बम बनाएगा तो बनाएगा, आगे की चीजें हैं। सरकार कह रही है हम दूर बैठे देखेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे। यानी जितना भी जो न्यूक्लियर पावर है, इस पावर का हम यूज करना चाहेंगे। इनको चाहिए भी एनर्जी, तो इस न्यूक्लियर एनर्जी में करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बिल आएगा तो उसको हम सुनेंगे। एक हाईवे के मामले में है, इसमें बहुत सारे कई बार आ चुका है। इसमें अब की बार हो सकता है कोई ऐसा फड़ंगा डाला होगा, हाईवे की जमीन हम जल्दी से कैसे कबाड़ें, तो उसके लिए भी ये लोग अपना हिसाब से तैयारी करके आएंगे, करेंगे। और भी कोई 1-2 बिल, धर्मेंद्र जी आप कुछ बता रहे थे, आपके पास अपन ने डिस्कस किया था इन बिलों का, कोई हो लिस्ट तो आप उसको इनपुट दे सकते हो कि ये बिल जो है ये आ रहे हैं। 2 तो मुझे याद है, एक हाँ हायर एजुकेशन पे आएगा। हायर एजुकेशन पे ये लोग बाहर की कई जो एजुकेशन सेटअप है इनको यहाँ ला रहे हैं, तो हमें भी देखना है कि यहाँ की छुटभैया कॉलेजों का क्या हालत होगा, इस यूनिवर्सिटी की फाइट में क्या होगा। ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहले एक बिल पास हुआ था, ये हार्वर्ड वगैरह जो है ये यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज चलाएगी, करेगी, यहाँ की फीसें वहाँ जाएगी, हम रुपयों में उनको दे देंगे तो वो ट्रेड के अंदर उनको तो फायदा होगा, हमारे यहाँ कोई ऐसा आएगा। वैसे पहले समझौता हमारा यही था कि यहाँ के शिक्षक वहाँ जाएंगे, वहाँ वाले यहाँ आएंगे, हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे, वहां वाले आएंगे, वहां वाला आएगा तो डॉलर या पाउंड लेके आएगा, यहाँ वाला जाएगा तो रुपया लेके आएगा। ये बिल पहले इन्होंने पास किया। अब इसमें अंदर कोई नया कुछ करेंगे कि वह बच्चे कैसे आएंगे, करेंगे, ये इनका मोटा मोटा सा माइंडसेट है। तो पहले 1 घंटे के लिए जो क्वेश्चन आवर होता है वो इस लोकसभा में होता है, राज्यसभा में 0 आवर होता है, फिर उसमें यहाँ 0 आवर होता है तो यहाँ होता है। तो सुनने के लिए तो सारा ही है, क्वेश्चन आवर तो आपको वैसे तो ये वेबसाइट पे मिल जाता है, लेकिन इतनी मेहनत और इतना सारा कुछ करे और पूरी टीम हो पूरी की पूरी, तो संसद के साथ साथ पैरेलली हम 10 लोग बैठे हैं
और क्या आज क्वेश्चन में क्या जवाब आए, किसने क्या जवाब दिया। संसद एक ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर जवाबदेही होती है, और गलत होने के बाद में, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि जवाब दिया क्या, हम तो बाहर बैठे को पता ही नहीं होता, कई दिनों बाद में पता लगा अच्छा वो ये कानून बना क्या, वो बना क्या, वो बना तब तो आप सुनते, तब तो उसमें आप भी अपना कुछ वीडियो इनपुट, और अपने पास सोशल मीडिया है या ये जो भी सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं इनके बीच बैठ के संडे को डिस्कस करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा है नहीं। तो और कोई साथी इस संसद वाले मामले में कोई ज्यादा इतना है नहीं। हाँ धर्मेंद्र जी, आपके पास वो मैंने अपन ने जो डिस्कस मैंने मंगाया भी था, आपने अच्छी हेल्प की मेरी, तो वो कोई हो आपके पास में तो बता दो ये होने जाएगा, और वी हैव टू अलर्ट फॉर दैट। धर्मेंद्र जी। हनुमान जी, शॉर्ट में मैं तो, आप सभी लोग बहुत बुद्धिजीवी है, तो आपसे यही निवेदन कर सकता हूँ कि मोदी जी का जो पूरा जो फोकस है ना, वो एजेंडा 2030 लागू करने पे है। ये सिर्फ अपने देश का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व का है। तो इसलिए हमें सबसे पहले बिलों को भी जब समझ पाएंगे, जब हम ये एजेंडा 2030 समझ जाएंगे ना, तो बिल क्या बनेंगे ये सारा हमें समझ में आ जाएगा। तो मेरा तो निवेदन ये है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको एजेंडा 2030, क्यों मोदी जी बार बार इसमें सदन में भी बोल चुके हैं कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं और हम इसी पे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक बात है, जो भी है, अब हम तो देश के नागरिक हैं, हमें इन्हीं रास्तों पे चलना पड़ेगा और इसके जीवन इसी तरह से जीना पड़ेगा। इन्हीं की छत्र छाया में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे पोते पढ़ेंगे, जो भी होगा, जो कानून होंगे उनकी पालना करना हमारा दायित्व होगा, हमारी ड्यूटी होगी। आर्टिकल 51A के तहत हम बाध्य हैं इस देश के नागरिक के नाते, कर्तव्य के नाते, हम इन कर्तव्य पालन करते करते अपनी जीवन लीला, यही लीला समाप्त कर दें। इससे ज्यादा है नहीं, लोगों को जगाते करते और बात करते हुए। हाँ रूपचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पे कोई इनपुट देना चाह रहे हैं? मैं दो बातें इनपुट, एक तो सीड बिल का ड्राफ्ट आया है। हाँ ड्राफ्ट आ गया, सही है। वो इसमें पेश होगा कि नहीं होगा ये बता दो। एक ड्राफ्ट आता है वो तो राज्यों को भेजा जाता है, उसका डिस्कशन जरूर अपन कर सकते हैं किसी सैटरडे वगैरह की सेशन में कि भाई ये क्या लेना चाह रहे हैं। दूसरा, कल वाले हिंदू के खबर, द हिंदू में खबर है 9th पेज पर, कि राहुल गांधी कॉल फॉर ए डिबेट ऑन द एयर पोल्यूशन इन पार्लियामेंट, सेज मोदी गवर्नमेंट सिटिंग आइडल। तो वो कहता है कि हमारे बच्चे जो है वो एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं और हम क्या चुप रहे, या सरकार चुप रहे, ये कौन सा बात है? ना प्लान है, ना जवाबदेही है, ना कुछ है। तो अगर ये एजेंडा पार्लियामेंट में लगता है एयर पोल्यूशन वाला, तो मेरी जहां राय बनती है कि जितने भी आप एक्टिविस्ट हैं आप वाले, वो सब कांग्रेस को कहें भी चलो प्रोटेस्ट करो, और दूसरे भी लोग जो एयर पोल्यूशन के खिलाफ हैं वो सब उसकी एजेंडे की सपोर्ट में आ जाएं। कांग्रेस की सपोर्ट में नहीं आना, एजेंडे की सपोर्ट में। अगर वो नहीं खाता तो बात अलग रहेगी। दैट इज ऑल। चलो अब संसद तो देखो किस SIR की टांग भी बीच में अड़ी पड़ी है। बंगाल में जो है ये भी हल्ला अच्छा खासा होगा, वो काफी वो रोड़ा करने के मास्टर भी हैं। वो ममता की टीम बड़ी तिखी टीम है, वो काफी हल्ले गजब के करती है, तो कई बार एडजोन होता करता, लेकिन हमें नजर रखनी है कि आखिर कौन सा बिजनेस पास हुआ और वो हमारे बच्चों को जो है इफेक्ट करता है। ये बात हमारे नॉलेज की बात है। और कोई साथी कुछ बात कहना चाहे, रखना चाहे, किसी प्रकार की कोई हो संसद संबंधी या पहले वाले की कोई बात में भी इनपुट देना चाहे, जिसको अपने डिस्कस किया लेबर वाले मामले में, वो भी दे सकते हैं। तो ठीक है, फिर क्लोजअप की जाए मीटिंग, और क्या। अगले संडे संसद की कार्रवाई लेके अपन सारे मिलेंगे, और जो भी होगा आप भी ट्राई करना, क्योंकि कोई न कोई 11 बजे से थोड़े कुछ ऐसे टीवी है तो उसको देखने की कोशिश करना, वरना एक टीम वर्क बना करके बैठना चाहिए अपने को। कई लोगों के साथ में नहीं हो तो इनके आप गूगल पे भी काफी कुछ ले सकते हो। कोई वक्ता बोले और आपको मान लो ऐसा हुआ, तो आपको उसके अंदर, इनकी साइट तो है सो है ही, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर जैसे जवाब, कोई क्वेश्चन आवर है तो क्वेश्चन आवर का लगभग मैं तो
यहाँ नहीं, हल्ले में सुनाई नहीं देता है, तो क्वेश्चन आवर वाला आ जाता है आपके इसमें, संसद टीवी टाइप करके क्वेश्चन आवर करो तो वो आ जाता है, आज लोकसभा में कौन से क्वेश्चन क्या जवाब है ये आ जाता है इनमें। तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक अच्छा साधन है, जिससे हम अब एक जागृति का प्रारूप बना सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी के जुड़ने का, और अगले संडे संसद की कार्रवाई को लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक विदा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।